नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये मॉक टेस्ट की तरह बनाया गया है। सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को लिया है, जो कि पाँच पाँच और छः छः प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। अगर आप दोस्तों इस सीरीज से लगे रहते हैं तो आपका पूरा मान लो एक दिन में मान लो एक ही घंटे में पूरा आपका मॉक टेस्ट इसमें सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये हाल फिलहाल आपका एग्ज़ाम यूपी पीसीएल टीजी2 का होने वाला है, ये उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि ड्रिफ्ट यानी अधिछिद्रक का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जबकि ड्रिल यानी स्लीव व्यास्तर और टोंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला आपका दिया गया है, हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? सही उत्तर है हथौड़े के भार से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, स्क्राइबर क्या है यानी स्क्राइबर किससे बना होता है? राइट आंसर हाई कार्बन स्टील से बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको डायग्राम द्वारा समझा देते हैं, जो कि स्क्राइबर जो है उच्च कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसका प्रयोग जो है कर्तन कार्य से पहले कार्यखंडों पर मार्किंग करने के लिए उस स्थान पर किया जाता है जहां पर पेंसिल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये थे इसके उपयोग। अगला प्रश्न, छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर जो कि इसमें हम कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। आप सभी को पता होगा, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो कि डायग्राम के माध्यम से ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, जो कि ये कम व्यास के तारों एवं केबलों को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है, तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक युगल संयुक्त कटर की सुविधा होती है। और इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने पकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर में एक पाइप ग्रिप प्लायर भी लगा होता है। चलिए अगला आपका दिया गया है, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत विभव को पारस्परिक रूप से क्या लिया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि 0 लिया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बता देते हैं फिर से एक बार, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत विभव को पारस्परिक रूप से 0 माना जाता है, इसलिए इसे अर्थिंग कहा जाता है। और वैद्युतिक प्रणाली में अर्थिंग को हरे रंग में प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, ये इसका सही उत्तर है। और यह कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न, जब एक परावैद्युत एसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा को अवशोषित की जाती है, इस ऊर्जा को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर है परावैद्युत हानि, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक खराब बिजली के कनेक्शन में क्या होता है? सही उत्तर जो कि का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होता है और
में से जब सामान्य धारा प्रवाहित होती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, ये भी है। और लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है, ये भी है। यानी आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसमें हो सकते हैं। चलिए अगला होते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि वहाँ पर कम समझ में आया होगा तो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाए। एक खराब बिजली के कनेक्शन की क्षतियाँ निम्न हैं, जैसे कि कनेक्शन का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। कनेक्शन से जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है एवं लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है। अगला आपका दिया गया है, इसमें कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए आपको इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, क्या हुई है आप बताइए ज़रा। और इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, ये क्या सही है कि नहीं। और इसे यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से नहीं हुई है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके दोनों सही हैं, ये मान लो आपके दोनों सही हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ होता है अंबर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। निम्नलिखित में क्या बनता है? सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धारा बनती है, आपको सभी को पता होगा, जो कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपको बताना है। फार्मूला आपका होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT होता है, हमें क्या किसके बराबर निकालना है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। I बराबर Q/T, जो कि सेकंड वो कूलाम प्रति सेकंड होता है, यानी Q/T इसका मात्रा आवेश कूलाम का होता है, समय T मतलब समय का मात्रा सेकंड होता है। यहाँ पर इसे देखेंगे तो यहाँ पर आप 5 कूलाम प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, वैद्युत चालकता की यूनिट क्या है? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर A म्हो प्रति मीटर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है? आप सभी को पता होगा, V बराबर IR, ये फार्मूला आपका रटा होना चाहिए, जो कि ओम के नियमानुसार होता है। एक यूनिट विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर जो कि 1 kWh के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक यूनिट बराबर फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपान 1000 से भाग दे देंगे, जो कि आपका यूनिट निकल कर आ जाती है। चलिए अगला है, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, समान होता है, ये आप तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, जो कि 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सभी बल्ब जलेंगे, जो फ्यूज हो जाएगा वो नहीं जलेगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे। ऑप्शन नंबर C ये इसका राइट आंसर है। अगर सीरीज में होता तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता तो कोई भी बल्ब नहीं जलता। समांतर में इसीलिए घरों की वायरिंग की जाती है। चलिए जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? आप सभी को पता होगा, जो कि लैंप फ्यूज हो जाएगा। ये तो इसका सिंपल सा उत्तर है। अगला प्रश्न, एक कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकीला होता है, क्योंकि? सही उत्तर जो कि उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप, ये इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है, जहाँ की पी यहाँ पर लैंप की क्षमता को प्रदर्शित करता है और आर रेजिस्टेंस को। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो कि कम वाट क्षमता वाले लैंप का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए वह उच्च वोल्टेज ड्रॉप करता है। अतः कम वाट क्षमता वाला लैंप श्रेणी क्रम में उच्च वाट क्षमता लैंप की तुलना में अधिक चमकीला होता है। अगला है श्रेणी क्रम व समानांतर डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना इसमें कौन सा सही है। जैसे कि शक्ति योगात्मक, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि श्रेणी क्रम परिपथ में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर परिपथों में वोल्टता का मान समान रहता है। लेकिन यदि शक्ति की बात करें तो यह दोनों परिपथों में यह योगात्मक प्रकार की होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की एक इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, जो कि आप सभी को पता होगा। वोल्ट वोल्टेज की होती है और धारा की इकाई एम्पियर होती है। रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है ओम होता है। चलिए यहाँ पर आपको बता भी देते फिर से एक बार, शक्ति वाट, विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर होता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है। सही उत्तर है आपका अधिकतम किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर, जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, किसी पदार्थ का गुण जो परावैद्युत भंजकता यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का विरोध करता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम किलोवोल्ट प्रति एमएम का बल जिसमें एक माध्यम बिना भंग हुए सह सकता है। अगला है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। राइट आंसर, जो कि कागज, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ आपको बता देते हैं, जैसे कि कागज के वाई क्लास के अंतर्गत आता है। इसकी तापमान जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है। कांच के लिए 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्लास बी के अंतर्गत आता है। माइका और फाइबर क्लास एच के अंतर्गत, जो कि इसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर पोर्सलिन अच्छा सुचालक नहीं है, जबकि एल्युमिनियम, तांबा ये अच्छे चालक होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि। और जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम होते हैं। और जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, पोर्सलिन हो गई, ये सारे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक तो तांबा होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पर चालकता का क्रम आपको बता देते हैं। और इसमें ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, जैसे कि विद्युत चालकता का क्रम होता है। सबसे ज़्यादा चालकता जिसमें होती है चांदी होता है, तांबा होता है, और उसके बाद सोना, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दो उपकरण एक दिन में 2.5 घंटे और 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं और 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर क्रमशः 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की धाराएं लेते हैं। दोनों उपकरण द्वारा किए जाने वाले दैनिक ऊर्जा व्यय की गणना कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, जो कि सिंपल सा होता है। यहाँ पर फार्मूला वही अभी हमने आपको बताया, जो कि ऊर्जा बराबर, चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सिंपल सा ऊर्जा बराबर वाट इंटू घंटा जो हमने अभी बताया ना, तो यहाँ पर घंटा लिख लेंगे, जो कि आपका वोल्ट कितने का है ये लिख लेंगे, और 2 एम्पियर धारा कितने की है ये लिख लेंगे। आप यहाँ पर गुणा सब में कर देंगे तो आपका यहाँ पर ऊर्जा आपकी आ जाएगी 1500 वाट। और
यहाँ पर अगर किलोवाट में लिखेंगे तो 1.5 किलोवाट घंटा आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अभी हमने बनाया है, जो कि के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल, के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल के नाम पर है। आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ 3-4 पीडीएफ आज मैं दूंगा, जो कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस नाम से है के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल के नाम पर टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। जैसा कि यदि एक दीवार की घड़ी की बैटरी 6 वोल्ट पर चलती है और इसे अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तो आवश्यक शक्ति क्या होगी। सिंपल सा है, वो इसी प्रकार करेंगे। चलिए यहाँ पर P बराबर फार्मूला होता है आपका, P बराबर VI, शक्ति निकालना है। V आपका वोल्टेज 6 दिया गया है, धारा कितनी दी गई है 0.2 एम्पियर। यहाँ पर गुणा करेंगे 6 का 0.2 से। यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी आपका एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1.2 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जो कि 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। I बराबर V/R फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे। V का मान कितना दिया गया है 100, जो कि रजिस्टेंस आपका 10 है, तो भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 10 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। 10 घंटे की अवधि में 2 100 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा डैश है। सिंपल सा है, फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। ऊर्जा बराबर आपका फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि वाट इंटू घंटा और 1000 से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि सिंपल सा है। यहाँ पर 10 आपका दिया था, जो कि यहाँ पर 100, जो कि देख सकते हैं। फिर से एक बार बता देते, 10 घंटे आपकी अवधि दी गई है और 100 वाट का है, और 4 100 वाट तथा 4 200 वाट के बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा आपको यहाँ पर 100 वाट के 2 हैं, तो 2 से 2 का गुणा 100 से कर देंगे, और प्लस यहाँ पर आपका 200 वाट के 4 हैं, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा जोड़ के 10 से गुणा करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे। सिंपल सा है, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो 10 किलो वाट एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसे सॉल्व करना, क्या आपका भी इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कैलकुलेशन जरूर कर लेना। चलिए, एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा है, R बराबर V² P होता है। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि वोल्टेज का मान आपका 200 गुणे 200 V² होता है ना, तो इस पर मान रखेंगे। यहाँ अपान भाग दे देंगे 100 से, यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 400, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। फ्यूज विद्युत किस प्रभाव के आधार पर काम करता है। सही उत्तर तापक के प्रभाव पर काम करता है, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला आप याद रखिए, जो कि देख सकते हैं। और फ्यूज का गलनांक कम रखना चाहिए और फ्यूज की चालकता उच्च होनी चाहिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, फ्यूजिंग करंट जो है आपका उसके पदार्थ और लंबाई और व्यास पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के कारण पिघल जाता है और परिपथ को क्षति से बचाता है। तापीय प्रभाव और फार्मूला आपका होता है कि D⁻³ होता है, जो कि I आपका फ्यूजिंग धारा और D आपका फ्यूज का व्यास को प्रदर्शित करता है। अगला परिपथ में लगा फ्यूज डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फ्यूज एक सस्ता सुरक्षा युक्ति होता है जो परिपथ को दोष की स्थिति से बचाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न।
फ्यूज धारा यानी फ्यूज धारा फ्यूज वायर के व्यास से संबंधित जिसकी परिभाषा डेड डैश है। अभी हमने आपको इसके ऊपर वाले फार्मूले में बताया जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले में HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। सही उत्तर जो कि सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। इस फ्यूज की विशेषता यह है कि निम्नलिखित लगभग 2 गुनी विद्युत धारा की कुछ क्षणों तक सह सकता है, परंतु विद्युत लाइन में उत्पन्न हुए दोष के 3-4 क्षण में दूर न होने पर फ्यूज उड़ जाता है। ये इसका पूरा व्याख्या थी। यहाँ से आपका फ्यूज का पूरा मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है, एक समांतर एनोडी संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दुगना और परावैद्युतांक को आधा करें तो क्या होगा। चलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि धारिता 4 गुनी हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला होता है जो कि देख सकते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर इस फार्मूले पर जैसे कि एक का मान एक दुगना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दुगना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, हमने 4 गुना बता दिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित मापदंडों से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका प्लेटों की मोटाई, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर आपका क्लियर कर देते हैं जो कि प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होती है, अर्थात कैपेसिटर के प्लेटों के क्षेत्रफल को परिवर्तित कर हम उसकी धारिता के मान को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर धारिता के मान में वृद्धि तथा प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता के में कमी होती है। चलिए ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखना। और प्लेटों के मध्य भरे इंसुलेशन की प्रकृति पर भी कैपेसिटर की धारिता निर्भर करती है। कैपेसिटर की धारिता आवृत्ति के मान पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न, कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि प्लेट के क्षेत्रफल पर इसके समानुपाती होती है, ये इसका सही उत्तर है। इस फार्मूला से आप देख सकते हैं जो कि क्षेत्रफल पर समानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो संधारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर जो कि वृद्धि हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है। सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा जो कि सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला है आपका, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए वरना क्या होगा। सही उत्तर आपका जो कि प्लेट में सल्फेटीकृत होंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिर से देना चाहेंगे। सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज़्यादा समय तक रखने पर प्लेटें सल्फेटीकृत हो जाती हैं, जिसे पुनः चार्जिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है। और चार्जिंग अवस्था में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2.1 वोल्ट प्रति सेल तथा डिस्चार्जिंग अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास डेड डैश उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। सही उत्तर आपका है जो कि लेड एसिड बैटरियों में, ये इसका सही उत्तर है। चलिए
और इसमें जो है सीसा अम्ल बैटरी में चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है जो कि हानिकारक होती हैं। अगला है लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहा सेल का क्या लाभ है। सही उत्तर इसमें आपका है जो कि इसमें कम रखरखाव की ज़रूरत होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा सेल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि लेड एसिड अम्ल यानी लेड एसिड की दक्षता 90 से 95% तथा निकिल लौह की सेल की दक्षता कम यानी 72 से 80% तक होती है। लेड एसिड यानी सीसा अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है। चलिए अगला पॉइंट है, सीसा अम्ल सेल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लौह सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। ये सारे आप मान जरूर याद रखें। अगला है, हम सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं। सिंपल सा है जो कि इसमें ऑप्शन नंबर है डिस्चार्ज धारा और डिस्चार्ज टाइम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेल की क्षमता एम्पियर इंटू आवर यानी एम्पियर इंटू आवर से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई जो होती है एम्पियर इंटू घंटा होती है। चलिए अगला प्रश्न, परिपथ में दोनों दिशाओं आगे और पीछे में जाने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर प्रघाती शक्ति कहते हैं, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इसकी दिशा मुख्यतः लाइन में वोल्टता के मान पर निर्भर करती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं रिसीविंग टर्मिनल से प्रेषित टर्मिनल की ओर जो कि दिया गया है, प्रेषित टर्मिनल से रिसीविंग टर्मिनल की ओर यहाँ पर भी दिया गया है। चलिए अगला है, केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति डैश डैश होती है। राइट आंसर आपका है जो कि प्रत्यक्ष शक्ति सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर वास्तविक शक्ति आपकी किलोवाट में होती है जो कि प्रतिघाती शक्ति आपकी है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यानी केवीए में व्यक्त की जाती है। इसका मात्रक आभासी शक्ति का मात्रक किलो वोल्ट एम्पियर होता है। और दोस्तों ये मात्रक आप जरूर याद रखें, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, प्रघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग में किए जाने वाले संधारित्रों पर निर्धार डैश डैश में किया जाता है। अब अभी हमने आपको बताया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि KVAR यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर हम ये तो अभी आपको हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर की सही परिभाषा नहीं है। राइट आंसर चलिए यहाँ पर हम पहले देखते हैं इसमें कौन सी नहीं है। चलिए पहले हम आपको यहाँ पर उत्तर बता देते हैं जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि शक्ति गुणक को AC परिपथ में धारिता प्रतिघात के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपका नहीं है। जबकि आपका दिया गया यहाँ पर शक्ति गुणक को वोल्टता और धारा के बीच कला कोण कोसाइन मान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपका है जो कि शक्ति गुणक को वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर आपका शक्ति गुणक को AC परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही नहीं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए फिर भी एक बार आपको बता देते हैं, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर होगी। वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी यानी N से निकलती हैं तथा ध्रुव का घेराव करती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अपना मार्ग S से N पर चुंबक के अंदर से पूर्ण करती हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता
विद्युत परिपथ के किस गुण जैसी होती है? सही उत्तर जो कि चालकत्व, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पारगम्यता की इकाई जो होती है हेनरी तथा चालकत्व की जो इकाई होती है म्हो होती है। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। शक्ति गुणक मीटर में स्थिर कुंडली और चल कुंडली कैसे जुड़ी होती हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि स्थिर कॉइल सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसा कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, यह एक डायनामोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। इसमें तांबे के मोटे इनामिल्ड तार से बनाई गई दो करंट कॉइल्स होती हैं। करंट कॉइल्स को लोड के सीरीज क्रम में तथा वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। स्थिर कुंडली धारा कुंडली तथा चल कुंडली वोल्टता या प्रेशर कुंडली कहलाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही संकेत इंगित करता है? सही उत्तर जो कि अंगूठा गति को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली जो है आपकी धारा को प्रदर्शित करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि खाली स्थान की चुंबकीय विद्युशीलता डैश डैश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माइक्रो जीरो बराबर ये आपका दिया गया है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये फार्मूला आप खाली स्थान की चुंबकशीलता, ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, जो कि यहाँ पर इसका मान दिया गया है, आप इसे याद रख लीजिए। अगला है, एक चुंबकीय संवेग यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? राइट आंसर आपका है जो कि यह एक सदिश राशि है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता डैश डैश होती है। सही उत्तर जो कि एक होती है, राइट आंसर। चलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पर निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता एक होती है। यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रो आर बराबर, जो कि यहाँ पर इससे भाग दे देंगे तो आपका एक आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, सीजीएफ प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गॉस, इसका सही उत्तर है। चलिए, और यहाँ पर सीजीएफ प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई गॉस होती है, साथ ही एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के तुल्य होता है। चलिए अगला प्रश्न, रिलक्टेंस की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, जो कि इसकी इकाई जो होती है चुंबकीय वहन बल अपान फ्लक्स होता है, जो कि यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर, और इसका इकाई जो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, आप इसे देख सकते हैं। रिलक्टेंस की एसआई इकाई एम्पियर प्रति वेबर होती है, इसे प्रतीकात्मक रूप से इससे दर्शाते हैं। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि सवाल है, आपको इसे हल करना है। चलिए, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 311 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान डैश डैश होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि फार्मूला होता है वी आर एम एस बराबर फार्मूला होता है वीएम अपान रूट दो। यहाँ पर 311 है, 311 में √2 का भाग दे देंगे। √2 का मान आपका कितना होता है? 311 में √2 का मान आपका होता है 1.414, इससे भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा, जो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 311 वोल्ट है तो उसका आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल मान जो है 220 वोल्ट होगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान डीसी के उस मान के बराबर होता है जिससे दिए हुए
प्रतिरोध तार में 1 सेकंड में उतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि प्रत्यावर्ती धारा में उतनी ही समय में उत्पन्न होती है। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कि एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका यहाँ पर कम होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, एसी में त्वचा प्रभाव होता है तथा डीसी संचरण में त्वचा प्रभाव नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है यहाँ पर एक पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टा के डैश डैश एवं शक्ति गुणक डैश डैश होता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर एक पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टा के समान फेज में चलती है और शक्ति गुणक जो है इकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है डीसी धारा की आवृत्ति डैश डैश होती है। डीसी की आवृत्ति 0 होती है, आप सभी को पता होगा, और एसी की आपकी 50 हर्ट्ज होती है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है जो कि गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ग्लास वूल, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर गीजर के बाह्य आवरण मृदु स्टील चद्दर की बनी होती है तथा आंतरिक टंकी तांबे की बनी होती है। ग्लास वूल भरने से आंतरिक ऊष्मा बाहरी वातावरण वायु से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न, विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक यानी थर्मोस्टेट किस तरह जुड़ा रहता है। सही उत्तर जो कि तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ये इसका सही उत्तर है। और यह तापमान नियंत्रण में उपयोग लाई जाने वाली बेहतरीन युक्ति होती है, जो कि आप प्रेस यानी इस्त्री में देखते होंगे उसमें लगी होती है, ये आप सभी को पता होगा। और यह तापमान अवयव में श्रेणी में संयोजित होती है। अगला, अगर आपको संग्राही जलतापक जिसमें गर्म पानी की भाप है उसे ठीक करना है तो इसको ठीक करने दोष के लिए डैश डैश की जांच करके दोष का पता लगाया जा सकता है। सही उत्तर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ताप स्थायी व्यवस्थापन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है डैश डैश का उपयोग जाल तापक गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिससे पानी का तापमान डैश डैश के बीच नियंत्रित और स्थिर रहता है। सही उत्तर जो कि ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और इस यंत्र को आवासीय अथवा घरेलू अनुप्रयोगों में देखा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है केवल एक डायोड का डिस्टकारी परिपथ में एसी की केवल आधी तरंग के लिए धनात्मक आधा चक्र ही आउटपुट देता है कहलाता है। क्या कहलाता है। सही उत्तर अर्ध तरंग डिस्टकारी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी में केवल एक डायोड की यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, वह केवल एसी के लिए अर्ध चक्र में ही कार्य करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी में 2 डायोड यानी सेंटर टैप्ड में 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। यह एसी के दोनों चक्रों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों के लिए कार्य करता है। और पूर्ण तरंग यानी ब्रिज रेक्टिफायर में आपके दोनों चक्रों में पूर्ण तरंग डिस्टकारी की तरह कार्य करता है, परंतु इसमें 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं जो कि दिया गया है, ये आपका दिया गया है, ये आपका यहाँ पर अर्ध तरंग डिस्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर दिया गया है। चलिए पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। इसमें 2 डायोड, ये इसका सही उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न।
अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की दक्षता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से होगी। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर आधी होगी, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता 40.6 होती है 6%, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता आपकी होती है 81.2% होती है। यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दोगुनी होती है। अगला है, जब 4 डायोड को वीट स्टोन सेतु परिपथ की तरह दृष्टिकारी परिपथ में लगाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर ब्रिज दृष्टिकारी कहलाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, दिए गए विकल्पों में चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार की पहचान आपको करना है। ये कौन सा जोड़ है आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कि रेड टेल ज्वाइंट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे जोड़ दिखा देते हैं, जो कि पिग टेल या रेड टेल जोड़ इसे कहते हैं, मेरिड जोड़ इसे कहते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का बना हुआ है। टी जोड़ इस प्रकार का बना होता है, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं। ब्रिटानिया जोड़ के लिए देख सकते हैं इसका डायग्राम, और पश्चिम संघ जोड़ के लिए देख सकते हैं जो कि वेस्टर्न ज्वाइंट, जो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है, और स्कारफर्ड जोड़ के लिए देख सकते हैं इस प्रकार का बना होता है। आइए डायग्राम आप अपनी माइंड में ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए ये आपको बताना है ये कौन सा जोड़ है। अभी हमने पूरे जोड़ आपको दिखा दिए हैं। ये आपका टी जोड़ है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डैश डैश का उपयोग ओवरहेड वितरण लाइनों में किया जाता है जहां सेवा कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाना है। सही उत्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए टी ज्वाइंट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, टी ज्वाइंट का प्रयोग आमतौर पर ओवरहेड लाइन में किया जाता है जहाँ विद्युत ऊर्जा को सर्विस में टेप्ड कनेक्शन उपलब्ध कराना हो, जो अनावश्यक चालक घुमाव खर्च को कम कर देता है। अगला आपको बताना है जो कि FET यानी फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि पिच ऑफ वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम द्वारा जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यदि VDS का मान निश्चित वोल्टेज से अधिक बढ़ाया जाता है तो धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात धारा नियत हो जाती है, क्योंकि VP यानी वोल्टेज पर दोनों डिप्लीशन परतें आपस में संपर्क करने लगती हैं, जिससे चैनल पिच ऑफ हो जाता है, और जिस वोल्टेज पर चैनल पिच ऑफ हो जाता है उसे पिच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जहाँ पर देख भी सकते हैं। चलिए अगला आपका दिया गया है एक JFET यानी यहाँ पर निम्नलिखित पैरामीटर इतना दिया गया है, जो कि आयु यानी धारा आपकी 32, यहाँ पर V आपका -60 और VGS आपका -4.5 ड्रेन धारा आपको बताना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जैसे कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ID बराबर धारा आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 6.12 मिली एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको ये सारे सवाल लगाना है, अगर इनको आपको पूरे सवाल लगाना है, अगर ये पूरी PDF चाहते हैं तो आप KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल के नाम पर टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF जरूर लिखना, PDF चैनल, ये पूरा नाम जरूर लिख लेना, यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है, तो आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनरेटर का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए
यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है। चलिए यहाँ पर सिंपल सा आपको वोल्टेज आपका दिया गई, धारा दी गई है और आपका रेजिस्टेंस दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता देते हैं। अगर ऐसे बताएंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको समझ भी सही ढंग से आ जाएगा। इस प्रकार जो कि यहाँ पर लोड धारा आपकी दी गई 195, आर्मेचर धारा हमें निकालना है। रेजिस्टेंस आपका दिया गया है, शंट रेजिस्टेंस आपका दिया गया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस। फार्मूला पहले आपको आर्मेचर धारा निकालना है, जो कि आर्मेचर धारा निकाल लेंगे, शंट धारा और लोड धारा दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर यानी आपका यहाँ पर आर्मेचर धारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 5 एम्पियर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मेचर धारा निकालने के लिए आप यहाँ पर I बराबर V/R लगा सकते हैं ना, वही फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्युत वाहक बल यानी आपका निकालेंगे V यानी वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 254 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया गया है। और दोस्तों इसको आपको कैलकुलेशन करना है। हमने आपको फार्मूला बता दिया है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया है। आपको कैलकुलेशन करके बताना है क्या ये सही कैलकुलेशन इसमें दी गई है कि नहीं दी गई है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो नई रफ्तार क्या होगी। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, हम आपको यहाँ पर हल करवा देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से फार्मूला देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर N1 आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको निकालना है, जो पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, इनटू आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2000 आरपीएम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक यानी कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। यह विद्युत वाहक बल आर्मेचर वाइंडिंग में सुचालकों की संख्या पर, आर्मेचर गति पर, चुंबकीय फ्लक्स पर, पोल्स की संख्या पर, समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी फ्लक्स की संख्या पर, पोल्स की संख्या पर और यहाँ पर गति की संख्या पर, यहाँ पर देख सकते हैं, इस सभी पर निर्भर करता है, इसके समानुपाती होता है। यहाँ पर वही मान दिया गया है। अगर ये सारे मान आप याद रख सकते हैं, ये पूरा यहीं से मान निकाला गया है। चलिए अगला प्रश्न IE यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यानी भारतीय विद्युत नियम के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है। न्यूट्रल के लिए काला और अर्थिंग के लिए हरा, और न्यूट्रल के लिए आपका काला है, यहाँ पर काला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अर्थिंग के लिए हरा, यहाँ पर फेज के लिए आपका लाल होता है, लाल नीला, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि फेज का रंग लाल, पीला और नीला होता है। न्यूट्रल के लिए काला और अर्थिंग के लिए आपका हरा होता है। अगला प्रश्न, एक 4 पोल एकल परत लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको सभी को पता होगा। लैप में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है, यानी आपका 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर आपको हमने अभी बता दिया, लैप समांतर पथों में पथों की संख्या जो है ध्रुवों की संख्या बराबर होती है, अतः समांतर पथों की संख्या यहाँ पर आपकी 4 दी गई है। वेव में आपकी हमेशा 2 होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैप वाइंडिंग में धारा का मान अधिक तथा वोल्टेज का मान कम होता है, तथा वेव वाइंडिंग में धारा का मान कम तथा वोल्टेज का मान अधिक होता है। ये सारे मान आप जरूर याद रखें, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला प्लास्टिक या सिल्क के कवर की गई तार के माध्यम से पेडेंट लैंप को इंस्टॉलेशन के साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सीलिंग रोज, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मान। सीलिंग रोज लचीला प्लास्टिक या सिल्क के कवर की गई माध्यम से पेटेंट लैंप का इंस्टॉलेशन के साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारे देख सकते हैं जो कि दिए गए हैं।
सीलिंग रोज के बारे में आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में डेड डैश से अधिक का कुल लोड नहीं होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर आपका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, डेड डैश एक एक्स्ट्रा स्टेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में क्या कार्य करता है? राइट आंसर जो कि आर्मेचर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। मुख्य पोल रोटर्स का उपयोग उच्च गति टर्बो वैकल्पिक के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि सही उत्तर आपका है यहाँ पर बड़ी, यानी आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि उच्च केंद्रापसारक बल और विंडेज नुकसान, यानी बीसी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं ताकि वहाँ पर आपको कम समझ में आया है तो यहाँ पर आपको पूरा आ जाए। अल्टरनेटर के रोटर में ज़्यादातर सेलियंट पोल रोटर का उपयोग होता है, जो कि धीमी गति के अल्टरनेटर में उपयोग होता है, क्योंकि उसका व्यास बड़ा तथा छोटी एक्सियल लंबाई में होता है। अगला प्रश्न। घूर्णन आर्मेचर में युक्त एक त्रिफेज डेल्टा प्रत्यावर्तित डेड डैश के होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर है जैसा कि ऑप्शन नंबर बी 3 स्लिप रिंग होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे घूर्णन आर्मेचर में युक्त एक त्रिफेज डेल्टा प्रत्यावर्तित में 3 स्लिप रिंग होते हैं। इसी प्रकार स्टार प्रत्यावर्ती में 4 स्लिप रिंग होते हैं। अगला, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तित के भार में जनित एसी किस प्रकार के संबंध में किया जाता है? राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग के जरिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं। प्रत्यावर्तित में रोटर तथा भार के मध्य स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। याद रहे कि प्रत्यावर्ती द्वारा बड़े स्तर पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों में आर्मेचर स्थिर प्रकार का होता है। अगला आपका दिया गया है अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में डेड डैश होता है। सही उत्तर घूर्णी भाग में जो होता है अल्टरनेटर के, वो स्लिप रिंग होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जो कि अल्टरनेटर में घूर्णी भाग में स्लिप रिंग होता है। अल्टरनेटर प्रायः यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तथा स्थिर आर्मेचर सर्वाधिक उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला है एसी जनरेटर, यानी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली में बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है, वह क्या है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो सिंपल सा है। अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके प्रश्न आपको हलवा लगने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके एग्ज़ाम में हार्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर तो यहीं से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। अगर 150 प्रश्न आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको 130 से 40 प्रश्न यहीं से सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। 130 से लेकर 140 तक के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं अल्टरनेटर में ब्रश फील्ड कॉइल को शक्ति प्रदान करता है, जो कि यांत्रिक रूप से घूमती हुई शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। और छोटी मशीन ब्रश कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के ऋणात्मक ताप गुणांक के कारण हैं। और बड़ी मशीन ब्रश तांबा और कार्बन की मिश्र धातु से बने होते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 में पूरा नंबर आप लाना चाहते हैं यूपीपीसीएल में, तो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि यूपीपीसीएल में आप पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं। वहां पर आपको 3000 प्रश्नों की सीरीज हमने चालू करा रखा है, जो कि इलेक्ट्रीशियन से, आप उसे पूरा देख लें। और उसके नीचे और हमने 41 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें भी हमने एक ही वीडियो में 150 प्रश्नों को रखा है, जो कि सभी टॉपिक से लिए गए हैं। अगर 150 में 3 का गुणा कर देंगे, एक प्रश्न में हमने 3 प्रश्न करवाए हैं, 150 में 3 का गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 400 यानी 450 प्रश्न बन जाते हैं। एक ही वीडियो में इतने प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं,
नहीं तो आपको यहीं पर हम बता देते हैं, जो कि अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए हम आपको एक बार फिर बता देना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर सिंपल सा जाना है आपको। यूट्यूब में के एग्ज़ाम फाइट चैनल सर्च करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद आपको सीधा प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप थ्योरी यानी टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमने करा रखा है, जो कि यूथ कंपटीशन का, आप इसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके बाद आप आएंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपको अगर इन दोनों को आप देख लेते हैं तो 150 में से आपका 140 से 145 प्रश्न आपके सिंपल से यहीं से सीधे सीधे बन जाएंगे। अब रोज़ हम वो वाली वीडियो करा रहे हैं, वो वाली वीडियो लीजिए और ये दोनों आप वीडियो देख लीजिए, जो कि यहाँ पर सिंपल सा है। एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो है। हमने एक ही वीडियो में हमने 150 से ज़्यादा प्रश्नों को रखा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और फुल डिटेल के साथ रखा है। अगर आप इन्हें रोज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ एक एक दो वीडियो देख लेते हैं तीनों में से, तो आपका यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप यूपीपीसीएल टीजी2 में जब एग्ज़ाम हाल से निकलोगे तो आप यही कहोगे, तो पूरा एग्ज़ाम आपका यहीं से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लासें यहाँ पर दी गई है। चाहे तो आप यहाँ पर एक बार जाकर देखें और उसे पढ़ें। अगर अच्छी लगे तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाहर चले आना, कोई वहाँ पर आपको पकड़ नहीं लेगा। चलिए यहाँ से आपके सीधे सीधे पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने प्रश्नों को कर लिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी मशीनें ब्रूस जो होते हैं कार्बन के बने होते हैं, जो कि कार्बन के ऋणात्मक ताप गुणांक के कारण होता है। और बड़ी मशीनों में तांबा और कार्बन के मिश्र धातु के बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टार्क ज्ञात करना है आपको। आप इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर पूरा मान आपका दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, धारा दी गई है, चक्रों की संख्या आपकी दी गई। यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ये वाले फार्मूले पर पूर्ण मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको निकालना है, जो कि यहाँ पर निकाल लेंगे तो आपका 99.3 न्यूटन इंटू मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका 99.3 न्यूटन इंटू मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको करना है, हमने फार्मूला बता दिया है, इसके माध्यम से आपको कैलकुलेशन करना है। एग्ज़ाम में हम आपकी कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे। अगर यहाँ आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन बिल्कुल कर लेंगे। अगर यहाँ डरेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस फार्मूले पर देखिए, हमने सिर्फ आपको मार्गदर्शक किया है, जो कि यहाँ पर फार्मूला बताया है। आप यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, एक दो बार हल करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज को क्या करेगी? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्रति विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक पाथ यानी आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति करने पड़ते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टता प्रति विद्युत वाहक बल का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक पाथ की आपूर्ति दोनों करता है। डिस्क धारा मोटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए इसे पश्च विद्युत वाहक बल या काउंटर ईएमएफ यानी काउंटर विद्युत वाहक बल कहते हैं। फार्मूला देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देगा? सीरीज मोटर, यानी यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर यूनिवर्सल और संधारित्र दी गई है, संधारित्र स्टार्ट मोटर, तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगाना है, इसमें यूनिवर्सल से ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न। जैसा कि एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क संधारित्र स्टार्ट मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की सहायक वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न।
पूर्ण भार पर डैश डैश प्रेरणीय मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। सही उत्तर कैपेसिटर चाल प्रकार का ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान से देखना जो कि यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन। जैसा कि पूर्ण भार पर कैपेसिटर चाल प्रकार की प्रेरणीय मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है, यहाँ पर याद रख लिए। और इस मोटर में शुरुआती बलाघूर्ण तो कम होता है, किंतु पूर्ण भार की स्थिति में यह अधिकतम टार्क दर्शाता है। इस तरह की मोटर का प्रयोग घरेलू पंखे इत्यादि में किया जाता है और यह निरंतर सप्लाई से जुड़ा रहता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर परिवर्तन प्रकार की मोटर का केवल स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, क्योंकि यह केवल आरंभ करते समय स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ी होती है तथा 70 से 80% गति के पश्चात इसे मुख्य वाइंडिंग से अलग कर दिया जाता है, फिर आपकी रनिंग वाइंडिंग में मोटर चलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि धारित चल मोटर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, और इस मोटर का संधारित्र सदैव निरंतर रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा रहता है तथा नियत रूप से गति यानी शक्ति गुणांक चालित अवस्था में बनाए रखता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चाल एकल यानी सिंगल फेज मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन आपको बताना है। चलिए इसमें आपको बताना कौन सा गलत है। चलिए, ऊंची दक्षता और मोटर का कम आवाज़ में चलना जो कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में छोटे शक्ति चालन के लिए वांछनीय है, ये आपको बताना कौन सा गलत है। मोटर की अधिभार क्षमता में सुधार, ये आपके पूरे सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भार पर शक्ति गुणक दुर्बल होता है, ये आपका गलत है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए बाकी आप याद रख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपकेंद्रों में विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग डैश के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है इसमें क्या बढ़ाने के लिए करते हैं। सही उत्तर वोल्ट मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ देखते हैं, जो कि उपकेंद्रों में विभव परिणामी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने हेतु किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं। इसका परास रेंज जो होता है 110 वोल्ट तक बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, जब धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर की परास बढ़ाने हेतु करते हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर का घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण बीएच पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इनमें हिस्टैरिसीस हानि कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि ट्रांसफार्मर या घूर्णन मशीनों का कोर ऐसे पदार्थों का बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च हो और हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम हो, जैसे कि स्टील या कास्ट आयरन इत्यादि होते हैं। जिस पदार्थ का बीएच वक्र बीएच लूप क्षेत्रफल बड़ा होता है उनमें हिस्टैरिसीस हानि अधिक होती है, अतः जिस पदार्थ का बीएच पास क्षेत्र संकीर्ण होता है उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है और कोर ऐसे ही पदार्थों का बनाया जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर कोर पटलन डैश द्वारा रोधन किए गए होते हैं, किससे वार्निश किए गए होते हैं? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वार्निश, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर यानी कोर लेमिनेशन वार्निश द्वारा इंसुलेटेड किए जाते हैं। इसके लिए वार्निश की पतली परत का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि भार धारा हानि कम की जा सके और लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला है, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी जो कि उनका धारा निर्धार यानी रेटिंग समान होना चाहिए, ये इसका निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, जबकि आपका उन्हें उन्हें समान आवृत्ति पर संचालित होना चाहिए, ये सही आपका, जो कि उनका वोल्टता निर्धार रेटिंग समान होना चाहिए और उनका परिणमन अनुपात समान होना चाहिए, ये भी आपका सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। चलिए अगला है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके और ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके सप्लाई वोल्टेज घटाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला भी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड नियंत्रित करने के लिए सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके सप्लाई वोल्टेज को कम करके किया जाता है। फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। सही उत्तर आपका है जो कि आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण द्वारा, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधियाँ निम्न प्रकार की, जैसे कि आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि, पोल नियंत्रण विधि, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, जो कि आवृत्ति नियंत्रण विधि, ये सारे आपकी विधियाँ होती हैं। अगला है, एक इंडक्शन मोटर में यदि पोल्स की संख्या दुगनी हो जाती है तो गति डेड डैश होगी। सिंपल सा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आधी हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर देख भी सकते हैं। जब प्रेरण मोटर में यही पोलों की संख्या दुगनी हो जाए तब गति आधी रह जाती है, जो कि फार्मूला के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, इंडक्शन मोटर की स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए पोल्स की सही संख्या की आवश्यकता डेड डैश से निर्धारित होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी गति इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इंडक्शन मोटर की गति को n से व्यक्त करते हैं तथा n का मान यानी 120 F/P होता है। अतः दिए गए मान से पूर्णतः स्पष्ट है कि पोलों की संख्या की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए पोल की संख्या बढ़ाने की गति कम होती है, साथ ही पोलों की संख्या घटाने पर गति बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शक्ति गुणक मापी में होते हैं, क्या होता है आपका। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि नो कंट्रोल स्प्रिंग, यानी कोई नियंत्रक स्प्रिंग नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि पावर फैक्टर मीटर में नियंत्रण बड़ा गुण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, किसी उपकरण में पॉइंटर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए डिफ्लेक्शन टॉर्क के विपरीत जो टॉर्क लगता है उसे कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पावर फैक्टर मीटर शक्ति गुणक को मापता है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं उपलब्ध कराया जाता है और इसमें डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है, बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ डेड डैश के मापन हेतु किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, क्रिम्पिंग का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। राइट आंसर जो कि केबल के साथ लग जोड़ने में, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन आप असत्य है। इसका सही उत्तर है आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपका असत्य है, जो कि आमीटर को जो है सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को इसमें समांतर में जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सही है। हम आपको बता देते हैं जो कि वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है, ये सारे सही हैं, जैसे कि अमीटर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। चलिए, अमीटर हमेशा परिपथ के सीरीज में लगाया जाता है तथा वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है।
एमीटर का निम्न प्रतिरोध निम्न होना चाहिए और वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि आपका छूटा हो, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब लगभग 150-150 के आसपास यहाँ पर हमने प्रश्नों को किया है। चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल सा है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, के एग्ज़ाम 5 पीडीएफ चैनल के नाम से चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।